हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग कल जो आप लोगों का होने वाला है, यानी कि कल छोड़िए, आप लोग हो सकता है आज वीडियो देख रहे हैं या फिर आप लोग एक दिन पहले देख रहे हैं, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और रात में आप लोगों का ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है और आप लोगों का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर हमने नहीं कराया था, तो वही हम इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ से हो सकता है आप लोगों को कोई सवाल एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को शुरू करते हैं और बताते हैं क्या है हमारा आज का इंपॉर्टेंट सवाल। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। पहले इसको हम डिस्कस करें, इसके पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके अपने इस चैनल पे नए पैटर्न पे आधारित सभी विषयों की तैयारी जो है बिल्कुल मुफ्त में कराई जा रही है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या। उत्तम मतलब बहुत अच्छा, जिसका क्वालिटी होगा। तो ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह है जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। यानी कि मतलब होता है कि एक सेकंड में, जिस मतलब प्रति एकांक मतलब सेकंड में, मतलब दो हमने ऊर्जा का स्रोत लिया। ठीक है, और ये कार्य कर रहा है, ये भी कार्य कर रहा है, लेकिन ये वाला जो है ना, हर सेकंड इससे ज़्यादा अच्छा कार्य कर रहा है। ठीक है, यही इसका कहने का मतलब है। दूसरा बिंदु क्या है, सरलता से सुलभ हो सके, आसानी से वो मिल जाए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। भंडारण तथा परिवहन में आसान हो, उसको रखना आसान हो। ठीक है, चाहे उसको अच्छे से हम लोग रख ले, और उसका परिवहन यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजना भी उसके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। और सबसे लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो सस्ता होना चाहिए। ठीक है, महंगा होगा तो फिर अमीरों को मिलेगा, गरीबों को नहीं मिलेगा, तो फिर वो उत्तम कैसे होगा। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा सवाल क्या है यहाँ पर देखिएगा, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को इधर उधर कर दिया है। अगर आप उसको याद कर लेते हो तो उसको भी बना करके आप इसी में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन दोनों में से कोई भी आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट में। कौन इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे हम बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है ना, हाँ, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन एक कई वर्षों पहले बना प्राकृतिक ईंधन है। ये लगभग करोड़ों वर्ष पूर्व जीवों के जल कर उच्च दाब और ताप में दबने से हुई है। यह ईंधन, ठीक है, यह ईंधन पेट्रोल, डीजल आदि के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो ये ईंधन पेट्रोल, डीजल आदि के रूप में उपयोग में क्या किया जाता है, लाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं कौन है हमारा इंपॉर्टेंट। जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं। निम्नलिखित हानियां हैं। इसके बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो जीवाश्म ईंधन जो धरती से निकाला जाता है उसको करोड़ों वर्ष लगा होगा ना बनने में। इसके इसके भंडारण सीमित है। ये सीमित है, जितना आप इसको इस्तेमाल करोगे उतना ये खत्म होता चला जाएगा। ये अनवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि इसको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोयला एक बार जल जाएगा तो खत्म हो जाएगा, उसको बार बार कहाँ से यूज करोगे। ये प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल, कोयला जलाओगे तो धुआं होगा, प्रदूषण होगा। ठीक है, ये अम्लीय वर्षा और ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं के कारक बनते हैं। बिल्कुल कारक बनता है। ठीक है, तो ये तो उसको हो गया बुराइयां। ये भी सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये भी सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भूतापीय ऊर्जा के दो लाभ तथा दो हानियां बतानी है। तो देखिए, लाभ में क्या बताना है कि विद्युत उत्पादन की लागत कम होती है। ठीक है, और ये प्रदूषण मुक्त होता है। कौन, भूतापीय ऊर्जा। और इसकी हानि में क्या होगा, यह सीमित संसाधनों में ही उपलब्ध है। तप्त स्थलों की गहराई में पाइप पहुंचाना मुश्किल एवं महंगा हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे जिसका हीटिंग ज़्यादा होगा वहाँ पर ये महंगा साबित हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के दो तरीकों की सूची बनाना है आपको। तो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के दो तरीकों की सूची जो है वो निम्न प्रकार है। किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करके, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, या फिर एक वृत्ताकार पास में विद्युत धारा प्रवाहित करके। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट कल के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना, चलिए ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। तो देखिए, चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हैं। यह एक और दिक् सूचक ने दो दिशाओं की ओर संकेत किया है, जो संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, आघात वर्धनीयता क्या होती है, उदाहरण के द्वारा आपको समझाना है। तो देखिए, धातुओं को हथौड़े से पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं के इसी गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं, जैसे सोना और चांदी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है हमारा, कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। किन्हीं दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण देना है। देखिए, ऐसे धात्विक
ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार की होती है उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम के ऑक्साइड तथा जिंक के ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। इसमें 2 उदाहरण आपको दे दिया है, दोनों आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद ये वाला सवाल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम अभिक्रियाशील धातु है, यह हवा में स्वतः जलने लगती है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए आकस्मिक आग को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका इम्पॉर्टेंट सवाल। देखिए इसके बाद जो है 2 सवाल ऐसे हैं जो आप लोगों के क्वेश्चन बैंक में नहीं है। ठीक है, बुक में आपका सवाल है तो डायरेक्ट बुक का सवाल हम यूट्यूब पे दिखा नहीं सकते हैं, कॉपीराइट इशू आने के कारण, तो हम आपको मौखिक लिखाते हैं, आप वहाँ पे लिखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला सवाल आप लोगों को लिखना है वहाँ पर कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या लिखना है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, हम बोल रहे हैं, आप उसको लिख लीजिए। आंसर में आपको लिखना है कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये आंसर हो गया। जिसने नहीं लिखा है आप इसको रिपीट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण लिखना है आपको। ठीक है, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके बुक में है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण लिखना है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण निम्नलिखित हैं। आपको लिखना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण क्या है, निम्नलिखित हैं। पहला है ये बंद वक्र होता है। ये क्या होता है, बंद वक्र होता है, पहला हो गया। दूसरा में लिखिए ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है। ध्रुवों के समीप जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो घनी होती है। तीसरा लिखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह है उष्मा। ठीक है, अर्थात यह है चुंबकीय क्षेत्र की फिर से हम कहते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह उस दिशा को निर्दिष्ट करता है जिस ओर वहाँ रखा गया कोई उत्तर ध्रुव गमन करेगा। ठीक है, ये इसका आंसर है, इसको आप लोग नोट कर लेना। ये 2-3 सवाल जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और सवाल लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका किसे कहते हैं, इसको भी लिख लीजिए। और इसके आंसर में आप लोगों को लिखना है कि बेलन की आकृति में लिपटे तार के अनेक वृत्ताकार फेरों की कुंडली को परिनालिका कहते हैं। फिर से कह रहे हैं, लिख लीजिए परिनालिका किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। आंसर में आपको लिखना है कि बेलन की आकृति में लिपटे तार के अनेक वृत्ताकार फेरों की कुंडली को परिनालिका कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना क्वेश्चन आंसर काफ़ी है। वो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के यहाँ से कोई ना कोई सवाल जरूर देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और इतनी रात में वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो